तो गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। कल हमने साइंस के अंदर आयनन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा था। आज हम इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में पढ़ेंगे। आयनन एंथैल्पी के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकालना है तो उसको जो जितनी एनर्जी हम देते हैं उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसे हम क्या कहते हैं, आयनन एंथैल्पी कहते हैं। और इसका हमने क्या देखा कि आवर्त में बाहर जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है क्योंकि नाभिक की पकड़ बाह्यतम कोश पे मजबूत होती है, आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता, इसलिए हमें ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत होती है और इसलिए आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है बढ़ता है। इसी प्रकार वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि नाभिक की पकड़ बाह्यतम कोश पे कमजोर होती है, क्योंकि कोश में वृद्धि होती है तो कोश बड़ा होगा, नाभिक मजबूती से पकड़ के नहीं रहेगा तो थोड़ा सा फोर्स देंगे इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाएगा, तो आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। अब हम इसका उल्टा पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। आज क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, लब्धि एंथैल्पी, या फिर इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉन बंधुता। देखो, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता, इसे हम क्या कहेंगे कि किसी विलगित गैसीय, किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त होने वाली एनर्जी, मुक्त होने वाली ऊर्जा, ये। अब इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मतलब क्या है कि किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना। आयनन एंथैल्पी का मतलब क्या था? एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना। और इसका मतलब है कि जोड़ने पर मुक्त होने वाली एनर्जी, यानी जो हम बाह्यतम कोश के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो जोड़ने पर जो एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर प्राप्त एनर्जी, मुक्त होने वाली एनर्जी, या फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता हम उसको कहते हैं। अब इसका जो मान है वो धनात्मक भी हो सकता है, इसका मान क्या हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। इसका मान धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ध्यान रखना, आयनन एंथैल्पी का मान हमेशा धनात्मक होता था क्योंकि हमें बाहर निकालने के लिए एनर्जी दी जानी पड़ेगी। अब यहाँ एनर्जी मुक्त हो रही है, अब वो एनर्जी मुक्त हो रही है तो इसका मान धनात्मक या ऋणात्मक कोई भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकती है और ये प्लस में भी मान इसका हो सकता है। चलो, अब कैसे? अब इसका आवर्त में बाएं या दाएं में, आवर्त में बाएं या दाएं जाने पर क्या होगा और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, उसका प्रभाव हम देखते हैं। तो देखो, बात करते हैं हम सबसे पहले आवर्त की। मैं बात करता हूं किसकी, आवर्त की। आवर्त में जाने पे क्या होता है, फिर मैं बात करूंगा वर्ग की, ये वर्ग में किस तरीके से परिवर्तन होता है। देखो, आवर्त में हम क्या करेंगे कि जैसे मैंने ये परमाणु लिया, ये देखो एक नाभिक हो गया और नाभिक के बाहर ये कोश हो गया, समझ गए, ये आवर्त की बात हम कर रहे हैं। ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये इसमें इलेक्ट्रॉन पड़ा, ये नाभिक है, आई बात में ये और इलेक्ट्रॉन मान लिया यहाँ पर भी है। अब वर्ग की हम बात करें तो वर्ग की मैं बात करता हूँ तो ये नाभिक, ये बाह्यतम कोश, ये और बाह्यतम कोश और ये और बाह्यतम कोश, क्योंकि बड़े बड़े होते जाते हैं इसमें, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन, आई बात सुन में। अब बताओ, आवर्त में बाहर से दाएं जाने पर क्या होता है, आवर्त में बाहर से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। वही ध्यान रखना है जो मैंने पहले लिखाया था, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी,
कि प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, इस नाभिक की पकड़ बाह्यतम कोष पे मजबूत होगी। क्या कहा था मैंने? इस नाभिक का आकर्षण बल बढ़ेगा और बाह्यतम कोष पे इसकी पकड़ कैसी होती है? आवृत में मजबूत होती है। क्यों? क्योंकि कोष में एकाएक वृद्धि नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है तो उसके साथ साथ प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ती है। धनावेश बढ़ता है इस नाभिक में, धनावेश बढ़ने पर नाभिक का आकर्षण बल बढ़ेगा और नाभिक का आकर्षण बल बढ़ेगा तो ये इस बाह्यतम कोष को मजबूती से पकड़ेगा। अब आप मुझे ये बताओ कि अब मुझे इसमें एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है, इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? इसके अंदर जोड़ना है, इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? इसके अंदर जोड़ना है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ेगा? क्या होगा कि इसने नाभिक ने मजबूती से पकड़ के रखा है, धनात्मक फोर्स इसका ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो धनावेश ज्यादा है, तो ये क्या करेगा? आकर्षण बल इसका बहुत ज्यादा है। जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन आएगा उसको फास्टली क्या कर लेगा? ये कैच कर लेगा, फटाक से उसको अंदर जोड़ लेगा, क्योंकि यहां पर नाभिक का आकर्षण बल क्या है? इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा है। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ेगा, फास्टली जुड़ेगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा यहां इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन जुड़ने की संख्या अधिकतम होगी। तो क्या लिखा है मैंने? इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे उतनी ज्यादा ऊर्जा मुक्त होगी। आई बात समझ में? उल्टा नहीं है इसका, देखो ध्यान ना, यहां क्या है? इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो एनर्जी मुक्त होगी, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी मुक्त होगी। तो ध्यान रखना कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन जुड़ने की संख्या अधिकतम होती है, क्योंकि नाभिक का आकर्षण बल ज्यादा होता है और जैसे ही कोई पास में इलेक्ट्रॉन आएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? वो खींच लेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो ऊर्जा भी क्या होगी? ज्यादा मुक्त होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी बढ़ता है। आई बात समझ में? बढ़ता क्यों है? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन जुड़ने की संख्या क्या हो गई? अधिकतम। आसानी से इलेक्ट्रॉन जुड़ सकता है क्योंकि नाभिक तीव्रता से खींच रहा है बाह्यतम कोष को, तो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। जैसे ही जुड़ेगा नाभिक फटाक से उसको अपनी ओर खींच लेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जुड़ने की संख्या अधिकतम होगी। इस कारण से आवर्त में हम बाएं से दाएं जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। तो याद रखना आयनन एंथैल्पी का मान भी बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। अब मैं वर्ग की बात करूं तो बताओ वर्ग में क्या होगा? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, लेकिन साथ ही साथ कोष भी बढ़ता है। कोष बड़ा होता जाता है। मैंने बताया था एकाएक फटाफट कोष में वृद्धि होती है। जैसे जैसे हम आगे आगे चलते हैं, समझ गए? तो कोष में वृद्धि होती है तो नाभिक की पकड़ बाह्यतम कोष पे कैसी होगी? कमजोर। यहां से यहां तक की दूरी बढ़ जाएगी तो नाभिक इसके ऊपर अपना पूरा आकर्षण बल नहीं लगा पाएगा, समझ गए? क्योंकि कोष बड़ा हो गया है तो नाभिक का आकर्षण बल यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाएगा और कम हो जाने पर आपको अब इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। अब इसके अंदर बताओ इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, नाभिक तो इसको मजबूती से पकड़ के नहीं रखा है, इसका आकर्षण बल कम है। अब मुझे बताओ यहां इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, अरे नाभिक तो आकर्षण बल ही इसका कम है, वो तो लेना ही नहीं चाहता है, और अब आपको इलेक्ट्रॉन जोड़ना है तो आसानी से यहां इलेक्ट्रॉन नहीं जुड़ेंगे। आसानी से कहां जुड़ेंगे? जहां नाभिक का आकर्षण बल तीव्र है तो वो फास्टली उसको आकर्षण बल से खींच लेगा, लेकिन यहां तो आकर्षण बल क्या है? कम है। नाभिक का आकर्षण बल बाह्यतम कोष पे कम है, तो बाह्यतम कोष में जब इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो उसको खींचने वाला है ही नहीं है, नाभिक का आकर्षण बल यहां कमजोर रहा है। इसका मतलब आसानी से यहां इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष में नहीं जुड़ेंगे। कहां पर? वर्ग। तो नहीं जुड़ेंगे इसका मतलब एनर्जी रिलीज नहीं होगी, मुक्त नहीं होगी। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान घटेगा। तो ध्यान रखना वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या होगा? घटेगा। आई बात समझ में? तो आवृत्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ते हैं। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे उतनी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। और यहां पर क्या होगा? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बाह्यतम कोष में आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं जुड़ते क्योंकि नाभिक का आकर्षण बल ही कम है, नाभिक खींचना ही नहीं चाहता है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जुड़ेंगे और इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जुड़ेंगे तो एनर्जी मुक्त नहीं होगी। और इसमें वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इसका मान क्या होगा? घटेगा। तो आई बात समझ में? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब क्या है कि किसी भी विलगित गैसीय निकाय के बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त होने वाली एनर्जी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। परीक्षा में जब पूछे आपको कि आयनन एंथैल्पी क्या है और आवर्त और वर्ग में ये किस तरीके से परिवर्तित होती है, या इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, आवर्त और वर्ग में किस तरीके से परिवर्तित होती है, इस तरीके से हमें बताना है। आई बात समझ में? चलो अब मैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बाद आता हूं
विद्युत ऋणता। क्या आता हूं? विद्युत ऋणता। अब इसके बाद हम आते हैं विद्युत ऋणता। पहले इसकी परिभाषा हम समझते हैं, फिर इसको समझते हैं आगे। विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता का मतलब होता है साजे वाले इलेक्ट्रॉन को, दो असमान परमाणु द्वारा साजे वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति। क्या कहते हैं कि साजे वाले इलेक्ट्रॉन को असमान परमाणु द्वारा साजे वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति, अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? विद्युत ऋणता कहते हैं। ये क्या होता है? जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं, कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होते हैं, जो साजे द्वारा जुड़ते हैं, असमान परमाणु जो अपने बीच में इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के साजे द्वारा जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके बंध बनाने में जो भाग लेते हैं इलेक्ट्रॉन, उन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्या प्रवृत्ति। जैसे मान लिया मैंने ए और एक बी, ये दो परमाणु मेरे पास है और ये साजे द्वारा आपस में बंधे हुए हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन के खींचने की प्रवृत्ति किसकी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है या इसकी ज्यादा है? उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत ऋणता कहते हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि ये हुआ विद्युत ऋणता। तो क्या है विद्युत ऋणता की परिभाषा? कि सहसंयोजक यौगिक में दो असमान परमाणु द्वारा साजे वाले इलेक्ट्रॉन को या बंधित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? विद्युत ऋणता कहते हैं। और सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व कौन कहलाता है? फ्लोरीन। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व कौन होता है? फ्लोरीन, जो 17वें वर्ग का है। किस वर्ग का है? 17वें वर्ग का फ्लोरीन। ये सबसे अधिक आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है। सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन होता है? फ्लोरीन। सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व, सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व हम किसको कहते हैं? फ्लोरीन को। सबसे अधिक विद्युत, तो ये कहाँ है? देखो आवृत्त में आ रहा है ना, तो अब इसका मान के आवृत्त में जाने पर इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर। तो आपके सामने है, देखो बताओ विद्युत ऋणता का मतलब आवृत्त में कैसा होगा और वर्ग में कैसा होगा, ये हमें समझाना है। पहले इसकी परिभाषा देख लो। विद्युत ऋणता का मतलब क्या है? साजे वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति। अभी किस तरफ बढ़ेगी? तो देखो आवृत्त में हम बाएं से दाएं जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी, प्रोटॉन की संख्या बढ़ी, नाभिक की पकड़, प्रत्येक परमाणु का अपना अपना नाभिक होगा, तो नाभिक की पकड़ आवृत्त में जाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगी ना। तो वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति कहां पर ज्यादा होती है? आवृत्त में। समझ गए? आवृत्त में इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति क्या होती है? अधिकतम होती है। इसलिए लास्ट में 17वां जो वर्ग है उसमें सबसे अधिक किसकी? फ्लोरीन की होती है। ये वर्ग क्या है? 17वें वर्ग का है। फिर इसके बाद 18वां तो उत्कृष्ट गैसें हैं। तो 17वें वर्ग की विद्युत ऋणी तत्व सबसे अधिकतम। इसका मतलब आवृत्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता का मान भी क्या होता है? बढ़ता है। तो विद्युत ऋणता का मान बढ़ेगा, क्योंकि आवर्त में वाय से दाएं जाने में नाभिक की पकड़ बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पे मजबूत होती है। ये आसानी से अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचने की प्रवृत्तियां अधिकतम होती है। इसलिए क्या लिखेंगे कि आवर्त में बाएं से दाएं, वो तो बातें लिखनी है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, नाभिक की पकड़ बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पे मजबूत होती है, खींचने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। इस कारण से यहां पर विद्युत ऋणता का मान क्या होगा? बढ़ेगा। और इसका प्रूफ है कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणी तत्व है सबसे अधिकतम है, जो आवर्त सारणी के किसमें आता है? आवृत्त में आता है। और इस आवृत्त में सबसे अधिकतम जो विद्युत ऋणी तत्व है वो कौन है? फ्लोरीन है, 17वें वर्ग का है। अब वर्ग में देखो, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा बताओ? ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी, प्रोटॉन की संख्या बढ़ी, कोष में वृद्धि हुई, आकार बहुत बड़ा हुआ। अरे नाभिक, परमाणु का नाभिक तो इलेक्ट्रॉन, मैंने क्या लिखा है? परमाणु द्वारा साजे वाला इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना। तो बताओ ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या खींचने की प्रवृत्ति है इसकी? ये तो कमजोर है इसका अक्ष बल, यानी ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं सकता है। इसका मतलब यहां पर वर्ग में क्या होगा? घटेगा। तो ध्यान रखना, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणता, ये तीन ऐसे गुण हैं जिनके मान सेम होते हैं। आवृत्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ते हैं ये, और वर्ग में ऊपर से जाने पर क्या होते हैं? ये घटते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं इनमें अनियमितता जरूर पाई जाती है, लेकिन साधारणतः ये क्या करते हैं? घटते हैं। तो ध्यान रखना कि इनका मान वर्ग में जाने पर क्या होगा? घटेगा।
आई बात समझ में? तो ये बात हुई किसकी? विद्युत ऋणता की बात हुई। तो विद्युत ऋणता का मान आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा और वर्ग में ऊपर से जाने पर क्या होगा? घटेगा। और गुण नियम वही जो हमने पहले लिखाया। तो आप समझ गए होंगे कि किस किस का मान बढ़ रहा है। तो ये ध्यान रखना, तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणता का मान वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर हमेशा क्या होता है? बढ़ता है। आवर्त सारणी के अंदर तो ये तीनों बातें याद रखनी आप। एक तो क्या? एक तो आयनन एंथैल्पी, एक तो मैंने आपको लिखा है आयनन एंथैल्पी। दूसरा मैंने आपको क्या बताया है? एक बताया है आपको ये इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। और तीसरा मैंने आपको बताया विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता, इन सभी के मान आवर्त में, तो इन सभी के मान क्या होते हैं बताओ? इन सभी के मान में बढ़ोतरी होगी, इन सभी के मान क्या होंगे? बढ़ेंगे। और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इन सभी के मान में क्या होगी? कमी होगी। नियम वही है, ध्यान रखना। इन तीनों की बातों को याद रखना। अगर परीक्षा में पूछे तो पूरा पॉइंट लिखना है, सेम है सभी में, कि आयनन एंथैल्पी का मान आवर्त में बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी बढ़ेगा, विद्युत ऋणता का मान भी बढ़ेगा और वर्ग में ऊपर से ये घटेगा घटेगा घटेगा। और नियम बोले तो वही नियम है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, नाभिक का आकर्षण बल बढ़ता है, तो नाभिक की पकड़ बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पे मजबूत होती है और आकार छोटा होता है। आसानी से हम इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो आवर्त में मान बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता के लिए क्या है? आसानी से इलेक्ट्रॉन जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब इलेक्ट्रॉन कितने जुड़ेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो छोटा आकार होगा, नाभिक खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से पकड़ में आ जाएंगे और सबसे ज्यादा एनर्जी मुक्त होगी। इस कारण से इसका मान बढ़ेगा। विद्युत ऋणता का मतलब खींचने की प्रवृत्ति, वो तो हमें पता ही है कि आवर्त में खींचने की प्रवृत्ति ज्यादा ही होती है, इस कारण से इसका मान बढ़ा। और वर्ग में क्या होगा? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, तो कोष भी बढ़ता है। कोष बढ़ेगा तो नाभिक की पकड़ बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पे कैसी होगी? कमजोर हो जाएगी और आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। आसानी से बाहर निकलेगा तो बहुत कम एनर्जी चाहिएगी, इसलिए घटेगा मान। इलेक्ट्रॉन बंधुता, आसानी से इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा ही नहीं, नाभिक खींचना ही लेना ही नहीं चाहता है, उसका आकर्षण बल ही नहीं है, खींचेगा ही नहीं, तो कैसे? इसका मतलब इसका मान भी घटेगा। और विद्युत ऋणता यहां पर भी खींचने की प्रवृत्ति कम होती है, इस कारण से इसके अंदर मान क्या होगा? घटेगा। तो तीनों के याद रखना, आयनन एंथैल्पी इसमें घटती है और इलेक्ट्रॉन बंधुता भी घटता है, विद्युत ऋणता भी घटता है, और आवर्त में इन तीनों के मान क्या होते हैं? बढ़ते हैं। ये हमें अच्छी तरीके से याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में ये हमें पूछ सकते हैं। अब हम इसके बाद आते हैं धात्विक प्रकृति। इसके बाद क्या पढ़ते हैं? धात्विक प्रकृति। तो देखो, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं धात्विक प्रकृति। धात्विक प्रकृति यानी धातु बनाने की प्रकृति। धात्विक प्रकृति का मतलब धातु बनाए। धातु कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। इलेक्ट्रॉन क्या निकलता है? बाहर। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलकर जब धन आयन बनता है तो उसको हम कहते हैं कि धातु बनना। समझ गए? यानी इलेक्ट्रॉन का पृथक होना। आप ध्यान रखना, धात्विक बनो यानी धातु बनने का मतलब है इलेक्ट्रॉन त्याग कर, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनना। किसको बताता है? धातु को। धातु कब? जब वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनता है तो क्या बनता है? धातु बनता है। तो धात्विक प्रकृति देखो आवर्त में और वर्ग में किस तरीके से परिवर्तित होती है। देखो, धात्विक प्रकृति का मतलब मैंने क्या बताया? धातु कब बनेगी? जब वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनेगा तो क्या बनेगा? धातु बनेगी। अब देखो, ये प्रवृत्ति किस ओर बढ़ती है? आवर्त में बढ़ती है या वर्ग में बढ़ती है? आप खुद बता सकते हो कि ये आवर्त में बढ़ेगी या वर्ग में होगा। मुझे बताओ, आवर्त में क्या होता है? चलो बताओ, आवर्त में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना। इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर त्यागना है और क्या बनाना है? धनायन। तो आप मुझे बताना, धात्विक प्रकृति किधर बढ़ेगी? आवर्त में बढ़ेगी कि वर्ग में? आवर्त में हम क्या करते हैं? देखो, बाएं से दाएं जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, नाभिक की पकड़ बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पे मजबूत है। बताओ, इलेक्ट्रॉन को त्याग करना है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। क्या बताओ, आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा?
आवृत में क्या आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा? क्योंकि नाभिक ने बाह्यतम कोष को मजबूती से पकड़ के रखा है, तो बताओ मुझे आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है क्या? नहीं, आवृत में इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर नहीं निकलता। तो बताओ क्या धात्विक प्रकृति बढ़ेगी? धातु बनना आवर्त में सरल है क्या? नहीं, धात्विक प्रकृति यहां पर घटेगी, क्योंकि इसके अंदर आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएगा, इसलिए धात्विक प्रकृति क्या होगी? यहां पर घटेगी। क्योंकि हम इस बाह्यतम कोष में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर हमें निकालना है, इसमें से इसको बाहर निकालना है, लेकिन इसने तो मजबूती से पकड़ के रखा है नाभिक ने इसको, क्योंकि हमने बात की है कि नाभिक का आकर्षण बल आवृत में ज्यादा होता है, तो इसका मतलब इसने इसको पकड़ के रखा है। अब आप इसमें से इलेक्ट्रॉन जब तक बाहर नहीं निकालोगे, धनायन नहीं बनेगा, तो ये धातु नहीं बनेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना आसान नहीं है, इसका मतलब आवृत में धात्विक प्रकृति क्या होगी? घटेगी। अब वर्ग में देखो, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर ये, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बताओ क्या होगा? कोष बढ़ते हैं, नाभिक की पकड़ बाह्यतम कोष से दूर, कोष बढ़ते रहते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकालना है, आसानी से निकाल सकते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे, क्योंकि नाभिक ने मजबूती से पकड़ के नहीं रखा है, तो वर्ग में हम इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो बताओ यहां वर्ग में क्या होगा? धात्विक प्रकृति क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। तो आई बात समझ में? आपको ये सारी चीजें बताया, आप पहले इसको समझो कि इसकी नियम क्या है। इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन में इलेक्ट्रॉन को त्यागना है, तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा क्या? यहां तो आसानी से इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं, क्योंकि नाभिक ने मजबूती से इसको पकड़ के रखा है, इसका मतलब धात्विक प्रकृति यहां घटेगी। और वर्ग में क्या होगा? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल सकता है, क्योंकि नाभिक ने मजबूती से पकड़ के नहीं रखा है, इसका मतलब यहां पर धात्विक प्रकृति क्या होगी? बढ़ेगी। और यहां पर धात्विक प्रकृति क्या होगी? घटेगी। आई बात समझ में? अब आते हैं अधात्विक प्रकृति। अधात्विक प्रकृति, इसके आगे मैं लगा देता हूं अ। अधात्विक प्रकृति का मतलब क्या हुआ बताओ? अब अधात्विक प्रकृति का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन का बनना। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनना? ऋण आयन का बनना। धात्विक प्रकृति का मतलब इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनना, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन का बनना। तो बताओ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनना। तो अब हम बात करते हैं आवृत की। आवृत में क्या होगा? तो आई बात समझ में? अधात्विक प्रकृति का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर कर क्या बनाना? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन का बनना। तो बताओ ऋण आयन कहां बनना आसान होगा? इलेक्ट्रॉन आसानी से कहां ग्रहण होंगे? अरे भाई आवृत में देखो, इस आवृत की बात करता हूं मैं, आवृत की बात करता हूं, तो बताओ मुझे नाभिक की पकड़ इस बाह्यतम कोष पे कैसी है? मजबूत है। बताओ इस इलेक्ट्रॉन को यहां जोड़ना है, बताओ आसानी से जुड़ेगा? बिल्कुल। हमने आगे ही कहा इलेक्ट्रॉन बंधु था कि इसके नाभिक के पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा वो इसको खींच लेगा, क्योंकि विद्युत ऋणी तक सबसे ज्यादा है, तो यहां जैसे ही खींचेगा इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ेगा। तो बताओ मुझे अधात्विक प्रकृति यहां बढ़ेगी कि घटेगी? यहां पर अधात्विक प्रकृति बढ़ेगी। इसलिए आवृत में हम जब दाएं भाग में जाते हैं, आवृत के दाएं भाग में जाते हैं, लास्ट में कहां पर 13 से लगाकर 18वें वर्ग की तरफ जाते हैं, तो वहां पर अधातुएं होती है। क्या होती है? अधातु। पहले तो होती है धातु बाईं तरफ, और जैसे हम 13 से 18 में जाते हैं तो अधातुएं बढ़ती है। क्लोरीन, ब्रोमीन, हैलोजन, ये सारे कार्बन, ये सारी क्या है? अधातुएं। तो अधातुएं कहां होती है? 13 से लगा के 18 तक में क्या पाई जाती है? अधातुएं। पहले यहाँ उपधातु आती है, फिर यहाँ अधातुएं आती है, क्योंकि आवृत में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक प्रकृति बढ़ती है, ऋण आयन बनने की प्रकृति बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि नाभिक की पकड़ यहाँ मजबूत होती है, आसानी से इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा और ऋण आयन आसानी से बन सकता है। इसका मतलब अधात्विक प्रकृति। इसलिए सारी अधातुएं जो होती है वो हमारे पास 13 से 18 वर्ग के बीच में होती है। 13 से 18 में अधातु होता है। अधातु दाएं से दाएं जाने पर अधात्विक प्रकृति बढ़ती है। अब बताओ वर्ग में ऊपर से नीचे जाऊंगा, आकार क्या होगा? बढ़ रहा है। कोष की संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। नाभिक की पकड़ इस पर कैसी है? कमजोर है। बताओ इस इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है, इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर क्या करना है? जोड़ना है। नाभिक इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहता है, आकर्षण बल ही नहीं है। तो आकर्षण बल नहीं है तो इलेक्ट्रॉन आप जोड़ना चाहते हो, नाभिक की पकड़ कमजोर है, वो इलेक्ट्रॉन को कैसे खींचेगा? खींचना ही नहीं चाहता है। बोले एक इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो आने वाले इलेक्ट्रॉन से और उसकी पकड़ कमजोर हो जाएगी। इसका मतलब हुआ है इलेक्ट्रॉन जोड़ना आसान नहीं है, और जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं जोड़ोगे तो अधात्विक प्रकृति नहीं होगी। इसका मतलब यहां पर वर्ग में अधात्विक प्रकृति का मान क्या होगा? बताओ? घटेगा।
आई बात समझ में? तो ध्यान है ना, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अधातु प्रकृति घटती है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधातु प्रकृति का मान क्या होता है? बढ़ता है। तो बात समझ में आ गई आपको कि किस तरीके से इसके मान चेंजेज होते हैं, आवर्त में किस तरीके से होते हैं, वर्ग में। तो सबसे पहले हमें जो चीज हम पढ़ रहे हैं, जिस गुण के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उस गुण की परिभाषा क्या है, वो परिभाषा अगर हमें पता है तो हमें नियम तो पता ही है कि आवर्त में जाने पर क्या होता है और वर्ग में जाने पर क्या होता है। वो दो बातें मेरी याद रखनी है और उसका नियम याद रखना कि इसका किस तरीके से इसमें चेंजेस होता है, तो हम आसानी से बता सकते हैं। तो ये हो गई हमारे पास अधात्विक प्रकृति। तो अब मैं आपको ये बताऊं कि किस किस के मान नीचे जाने पर घटते हैं, तो आप मुझे बताना। देखो किस किस के मान, किस किस गुण के मान, मैंने 3 चीजें बताई थी आपको, अभी बताई। आयनन एंथैल्पी, मैंने बताया इलेक्ट्रॉन बंधुता, मैंने बताया विद्युत ऋणता। इनके मान तो क्या हुए? आवर्त में बढ़ते हैं और वर्ग में घटते हैं। आई बात समझ में? और अब मैं आपको 3 बातें बताता हूं। एक तो परमाणु त्रिज्या, दूसरी बात बताऊं तो परमाणु आकार, और अभी मैं एक चीज और बताऊं तो मैं क्या बताऊंगा? धात्विक प्रकृति। धात्विक प्रकृति बताओ आवर्त में क्या होता है इनमें, याद रखना है। देखो मैंने अलग अलग आपको करके ये बताया। आवर्त में देखो क्या होता है, परमाणु त्रिज्या घटती है ना, आकार छोटा होता जाता है, परमाणु त्रिज्या घटती है, नाभिक की पकड़ बाह्यतम कोश में मजबूत होती है। तो परमाणु त्रिज्या हमने क्या कहा था? नाभिक की बाह्यतम कोश से दूरी, तो दूरी कम होती है यहाँ पर, तो इसका मतलब आवर्त में इसका मान भी घटता है। त्रिज्या घटी तो आकार भी घटा। और धात्विक प्रकृति भी हमने पढ़ा कि ये तो घटती है, आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाता है, तो धात्विक प्रकृति घटती है। वर्ग में इसका मान बढ़ता है, इसका मान भी बढ़ता है, इसका मान भी बढ़ता है। आई बात सुन में? तो ये 3 चीजें मैंने वो लिखाई और 3 चीजें ये लिखाई जिनका मान हमेशा क्या होता है? आवर्त में घटता है और वर्ग में इनका मान बढ़ता है। और आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणता, अधात्विक प्रकृति का मान भी बढ़ता है। उन चारों का बढ़ता है, इन तीनों का क्या करता है? घटता है। तो ये 7 गुण हमें याद रखने हैं जिनको हमने समझा है इन गुण के बारे में, क्योंकि परीक्षा में डायरेक्ट पूछेंगे आपको कि निम्न की आवर्त और वर्ग में परिवर्तन दर्शाइए, कि निम्न का आवर्त व वर्ग में परिवर्तन। आपको 4 बातें लिखेंगे, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणता, धात्विक प्रकृति, परमाणु आकार, परमाणु त्रिज्या। इस तरीके से आपको पॉइंट दे देंगे और कहेंगे आवर्त और वर्ग में इनमें किस तरीके से परिवर्तन होता है, कैसे बढ़ते हैं, कैसे घटते हैं। तो वो बातें जो मैंने आपको बताई है वो इसमें लिखनी है। ये आता है 5 नंबर का क्वेश्चन 7वें पार्ट में, या तो ये आएगा या फिर आपको देंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में, मोजले की आवर्त सारणी के बारे में, ऊपर अथवा में आता है। इसलिए ये सवाल तो फिक्स हमें बोर्ड में हर बार पूछते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर या वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इनके मान में किस तरीके से परिवर्तन होता है, समझाइए। तो मैंने आपको पूरी ये व्यवस्थित तरीके से समझाया कि आवर्त में किस तरीके से घटेगा या बढ़ेगा। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पढ़ ली है, समझ गए? तो अच्छी तरीके से इनको पढ़े समझे। अगर कोई डाउट है तो मुझे जरूर आप व्हाट्सएप कर देना या कमेंट करके मुझे बता देना कि ये सर प्रॉब्लम है। वापस ऑफलाइन क्लास होगी तो हम अच्छी तरीके से और इसको पढ़ेंगे, समझ गए? तो आज के लिए इतना ही। ध्यान से पढ़े, समझे और निरंतर पढ़ते रहें। आई बात समझ में?